नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले जो टीवी एंकर और जो चुनावी सर्वे के एक्सपर्ट और जिस तरह से जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे या यूं कहें कि चर्चा को सिर्फ इस बात तक समेट दिया था कि पीएम मोदी की अगुवाई में क्या एनडीए 400 पार कर जाएगा और विपक्ष को एक तरह से पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया था और ये मान लिया गया था कि लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता का है। वहीं चुनावी एक्सपर्ट पांचवें चरण के मतदान के बाद ये कहने को मजबूर है और ये सवाल उठाने को मजबूर है कि क्या बीजेपी अकेले दम पर चुनाव बहुमत भी हासिल कर पाएगी। और 400 पार तो दूर की बात हो गई है, अब टीवी चैनलों पर बैठकर इस बात की चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या लास्ट ओवर तक मैच चलेगा या फिर नहीं चलेगा। और पांचवें चरण के मतदान के बाद सीएसडीएस के भी जो को फाउंडर हैं संजय कुमार, उन्होंने भी 400 पार की हवा निकालते हुए कहा कि अब तो बहुमत का आंकड़ा भी मुश्किल हो सकता है। बीजेपी अकेले दम पर 272 भी हासिल न कर पाए, ऐसी संभावना जो है वो जताई जा रही है और तमाम टीवी चैनलों द्वारा, तमाम एक्सपर्ट्स द्वारा लगातार तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आज हम ये सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पांचवें चरण के बाद किस तरह का माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है और क्या बीजेपी को वाकई में इस चुनाव में झटका लगने जा रहा है। इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है संजीव श्रीवास्तव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने देखा कि ये जो एक्सपर्ट्स है और जो मीडिया चैनल्स है उस पर लगातार चर्चा चल रही थी 400 पार के दावे की। विपक्ष का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि क्योंकि पांचवें चरण में अब सभी सीटों पर जो है लगभग मतदान हो चुका है और 115 सीटें अब बची हुई हैं जिन पर मतदान होना है। और पांचवें चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा कि संजय कुमार जो है वो न्यूज 24 को एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि 400 पार पर कोई चर्चा अब नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि अब उसकी कोई चर्चा नहीं है। 400 पार और 370 की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी अपना 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी ला पाएगी या नहीं, यानी कि इसका मतलब 272 सीटें आएंगी या फिर नहीं आएंगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो पहले चरण से लेकर और पांचवें चरण तक, पांचवा चरण बहुत छोटा था। इस चरण में 49 सीटें थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण इस मान से था निधि कि 41 सीटें, 41 सीट्स जो है एनडीए के पास थी 2019 में। तो इस चरण में और 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर पाई थी। तो ये पूरा का पूरा जो चरण रहा है और जिस तरीके का ट्रेंड वोट का निकला है, और हमने कल भी दिन भर इस पे हम विचार विमर्श करते रहे थे, अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए थे, लगातार हम उस पर समीक्षाएं करते रहे थे। तो जो निकल कर आ रहा था, निकल कर यही आ रहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये, इस चरण में भारतीय जनता पार्टी वैसे प्रदर्शन की उम्मीद उससे नहीं हो पा रही जैसी कि पिछली बार थी। और जो चाहे वोट का ट्रेंड हो, देखिए आप महाराष्ट्र, जहां इस बार केवल 54.33% वोट ही पड़ा है, हालांकि बहुत अंतर नहीं है, अगर हम 2019 से तुलना करें तो तब 55.76% था। लेकिन जो बीजेपी की कोशिश थी, और सबसे खास है, देखिए महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, 42 सीटें, 48 सीटें वहां पर है, माफ कीजिएगा। तो उसमें जो पिछला प्रदर्शन 19 का उसके पास था, और अगर हम कल ही पे अगर फोकस करें तो कल भी जो 13 सीटें थी उसमें अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टनर के पास थी। अलायंस अब अलग है। तो जो पूरा का पूरा जो दृश्य बना है, और उत्तर प्रदेश से भी जो निकल कर रहा था, उत्तर प्रदेश में कल 14 सीटों पर वोट पड़े हैं और 14 में 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, सिर्फ एक रायबरेली बर्थ कांग्रेस के पास थी जिसको सोनिया गांधी ने जीता था, और जहां से राहुल गांधी इस बार प्रत्याशी हैं, या अब उनका तो प्रत्याशी थे, कह लीजिए कि उनका भी ईवीएम में कैद हो चुका है भविष्य। तो जो कुल दृश्य बना है कल का इसमें दौर में, इसमें हर तरफ से यही है कि हर तरफ लूज करने की संभावना है। जो विश्लेषक, समीक्षक, और जो हम भी पा रहे हैं, हम जो रिपोर्ट्स धरातल से लेते चले आ रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमने जो पाया उसमें निकलता है कि नहीं सफलता मिला। उसके पहले के जो 4 चरण है उसमें एक चौथा चरण पर ऐसा था जिसमें कहीं थोड़ा सा ठीक प्रदर्शन की संभावना थी, लेकिन जो बड़ा एक हो गया है, जैसा आपने बताया कि सिर्फ 115 सीटें अब बची हैं, 400 प्लस सीटों का लगभग जो है मामला हो चुका है, लॉक हो चुका है ईवीएम मशीन्स में। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टर्म था उसमें जो वोट का टर्म था
उसमें देखा है हमने कि हर तरफ हताशा निराशा ही कहीं नजर आई है। तो अब जो ईवीएम में कैद किया गया है भविष्य मतदाताओं द्वारा, निकलेगा तो 4 जून को, लेकिन जो हम जमीनी हकीकत, जमीनी जो था ले रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का मूड, लोगों का रुख, हम कल भी देख रहे थे। कल हम बड़ा हर तरफ से यही है, तो इसके पहले भी चरणों में हमने देखा है। हम जब ग्राउंड पे बात करते हैं तो वो लोग मुद्दों की बात करते हैं, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई से निजात नहीं मिली है। और ये पूरा चुनाव यदि मोदी जी ने फोकस्ड किया है तो वो चुनाव फोकस्ड रहा है मुस्लिम और जो ऐसे ऐसे विषय हैं जो गैर सार्थक लगते हैं। और हमने कल भी जब हम बात कर रहे थे अयोध्या और फैजाबाद से जो रिपोर्ट्स हमें सुनाई दे रही थी, अयोध्या तो राम मंदिर जहां वो 22 जनवरी को कौन भूल पाया है, देश तो भूला नहीं है उसे, जो जिस भव्यता के साथ में मोदी जी ने वहां प्राण प्रतिष्ठा कराई थी और जिस अंदाज में उन्होंने रखा था, और किसी को सब सारा कुछ जो मय का उनकी शैली है उसमें भागवत जी भी पीछे दिखाई पड़े थे, योगी जी भी पीछे दिखाई पड़े थे। जो ओवरऑल दृश्य है वो लग नहीं रहा है कि इस बार जो आप कह रही हैं, मैं उससे सहमति जताता हूं कि जमीनी हकीकत तो यही कह रही कि अब 272 तक पहुंच पाना भी बहुत बहुत मुश्किल है। और गाड़ी जो विपक्ष कह रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या और भी जो तमाम और विश्लेषक भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत कठिनाई में है और जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन वही एक बार बार यही एक तर्क साथ में दे रही है, विपक्ष भी दे रहा है कि कहीं जो गड़बड़ियों की जो शिकायत होती है कि ईवीएम का खेला नहीं हुआ, या और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से कर रहा है। देखिए हम लोगों ने देखा था जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, दिन बाद उसका फाइनल डेटा आया, लेकिन फाइनल डेटा में भी वो स्पष्ट तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं बताया कितने पुरुष, कितने महिला, कितने ट्रांसजेंडर्स, वो सिर्फ प्रतिशत में आंकड़े दे रही। तो कई सारी चीजें हमने देखा है, हमने रिपोर्ट किया 1 करोड़ वोट बढ़ जाना, ठीक है, वोट बढ़ते हैं बाद में आते हैं, लेकिन हम इतने सालों से इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और बल्कि हम स्थानीय निकायों के भी चुनाव को कवर करते हैं, उसमें राज्य निर्वाचन आयोगों का रोल प्ले करती है, वो उसका होता है, वो कराते हैं। लेकिन एक जही आंकड़ा बहुत से बहुत, अब जो हम जिस युग में जी रहे हैं, आज इंटरनेट की दुनिया है, 5G का जमाना है, अब तो हम एक ऐसी क्रांति है पूरी के पूरे क्षेत्र में। इसके बाद यदि 11 दिन बाद एक फाइनल डेटा आए और उसको लेकर भी कहीं शंकाएं कुशंकाएं और उसका कहीं निदान ना हो पाए, बार बार तो ये सवाल हो रहा है। देखिए ना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और भी जो अन्य धड़े हैं वो, और इंटरनेशनल जो फोरम्स होते हैं जो हिंदुस्तान को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी एक अपना मेमोरेंडम दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि 2019 तक ये एक सिलसिला था कि हर चरण के बाद और दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हमने देखा है निधि, हमने खूब कवर किया। हम जब मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है वहां हमको बार बार हर 2-2 घंटे में फीडबैक दिया जाता था। और हम उस दौर में भी याद करते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बैलेट पेपर में भी हमको ना केवल प्रत्येक चीज को अपडेट करते थे, हमारे बार उसको रिपोर्ट करते, और अपडेट के साथ साथ 2 दिन, 2.5 दिन में, 3 दिन में बहुत से बहुत सारी चीजें सामने आती थी। और जब से ये नया युग आया ईवीएम का है, अब ईवीएम में तो कहते हैं रियल टाइम डेटा आपके हाथों में आता है। तो ये सारी की सारी चीजें जरूर, अगर उम्मीद है, जो अगर वो अभी भी कहीं कहते हैं, मैं तो 400 पार का नारा देना लगाना बंद कर दिया, लेकिन कहीं कहीं दबे स्वर में, मध्यम स्वर में जब नारा प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, और वो तो अब ये कहना है कि ये मैंने थोड़ी कहा था, ये तो जनता चाहती है, जबकि जनता का मोड ऑफ द नेशन तो हम लोग देख रहे हैं। तो सब कुछ मिला जुला के वही एक आशंका कुशंका, जो चाहे वो आम जन हो, वोटर हो, विश्लेषक हो, उनमें बना हुआ है कि जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब हम बात करते हैं और उसको कहीं नहीं दिखता है तो शंकाएं होती है। लेकिन हाँ, अगर हम एक लाइन में कहें तो अब तक के 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी बेहद बेहद मुश्किल में, उसके जो अलायंस है एनडीए वो मुश्किल में है, और वो अभी तो नहीं दिखता। भले ही अमित शाह ने कहा हो कि हम चौथे चरण में 272 पार हो गए, और अब आज तो वो शायद कह रहे होंगे, अभी मैंने ताजा उनका भी नहीं बयान कहीं देखने सुनने में नहीं आया, हो सकता है कहें वो शाम तक, दोपहर तक कह दिया हो, भी मैं नहीं देख पाया हूं, 300 पार भी ले जाएं और वो 400 पार भी कह दें, 450 भी पहुंच जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जो आप कह रही हैं कि वैसे हालत नहीं है, और अभी तो जो विपक्ष कह रहा है वहीं कहीं 150 200 वहां तक गाड़ी अटकी दिखती है। निधि जी सर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और आप जिस तरह से कह रहे हैं उसी तरह से, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि तमाम एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। और संजय कुमार के अलावा जो प्रदीप गुप्ता हैं, जो एक्सिस माई इंडिया के डायरेक्टर हैं, और वो कई बार खुद को बता चुके हैं कि मैं एकदम सटीक आंकड़े देता हूं और बिल्कुल सटीक विश्लेषण करता हूं।
वो जो है कल जब अंजना ओम कश्यप के साथ डिबेट कर रहे थे, उसमें जब चर्चा हो रही थी चुनाव पर चर्चा करते हुए, जब अंजना ओम कश्यप उनसे पूछती है कि क्या चुनाव आखिरी ओवर तक चलेगा, तो प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी ओवर तक चलेगा, चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है, बहुत मजा आ रहा है, विपक्ष के वादे या पीएम मोदी के जो काम है उस पर वोट पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो है कि चुनाव बेहद रोमांचक हो चुका है और साथ ही साथ उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है। और आप सोचिए कि 5वें चरण का मतदान होते होते अब चुनावी एक्सपर्ट का अनुमान कहां से कहां तक पहुंच गया है। और कहा तो ये कहा जा रहा था कि एक तरफा चुनाव है, मोदी जी की लहर है, आंधी चल रही है, और 5वें चरण का मतदान आते आते वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी ना छू पाए। तो इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब निधि इसमें तो बहुत साफ है। देखिए अब मोदी जी खुद ही अलग बात करने लगे हैं। आप उनके भाषणों को देखिए ना, उनके भाषण, उनकी भाषा, हम सब कुछ तो देख रहे हैं। वो किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस शैली का उपयोग कर रहे हैं, उनके भाषणों में क्या है। वो पाकिस्तान भी बार बार जिक्र करते रहे, मुसलमान भी किया था। अभी मुझे एक मेरे साथी ने कहा था 3-4 दिन पहले, जिसको मैंने अपने जो हम कार्यक्रम करते उसमें कहा भी था, कि अब हमें एक जो बीजेपी को रिपोर्ट करते रहने वाले एक मित्र ने कहा है कि शायद अब मुसलमान का उपयोग प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे। तो अब शायद छुटपुट हो रहा होगा, फिसल रही होगी जमाना। वो अल्पसंख्यक पे आ गए। देखिए ताजे जो बयान है वो बार बार अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ताजे परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है वो। लेकिन बात नहीं बनने वाली। वो अब जो होना था वो तो हो गया है। आपके ईवीएम मशीनों में 400 से ज्यादा सीटों का भविष्य, राजनीतिक दलों का भविष्य कैद है। 4 जून को नतीजे आएंगे। और संजय जी क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं, वो तो बिल्कुल फैक्ट है। देखिए वो अपनी अपनी, प्रत्येक आदमी चाहता है कि उसका जो प्रयास है वो सफल हो, और होते रहे। गलत भी हुए इन लोगों के प्रिडिक्शन या इनके वो जो एग्जैक्ट पोल की बात करते हैं कि एग्जैक्ट पोल है, तो एग्जैक्ट पोल भी कई बार सफल नहीं हुए। अब देखिए वो 1 जून को क्या कहते हैं। वो कह रहे थे कि जिस दिन 1 जून की शाम को मैं सारा कुछ रख दूंगा देश के सामने, और वो एग्जैक्ट पोल होगा। एग्जिट पोल की बात नहीं की है, तो वो जो आएगा सो आएगा। लेकिन हम जब आप बात करती हैं मोदी जी की भाषा की बात करें या अमित शाह जी की भाषा का, देखिए ना पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी कहते चले जा रहे थे कि 30 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे 42 में से। अब उनका वो जो एक खुद ही का आंकड़ा था वो नीचे आया है। वो कहने लगे हैं कि अब हमको शायद 24 के आसपास सीटें, और कुछ उससे कम ज्यादा कुछ हो सकती है। मतलब 24 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, 24 पे आए, तो वो घटा दिया उन्होंने वहां पर जाके। वहां से जो खबरें निकल कर आई वो निकलती हैं कि ममता दीदी ने कमाल कर दिया है, उनके आगे किसी की नहीं चली। और कल की भी देखिए, कल जब जो हुआ है 76.05% वोट्स पड़े हैं पश्चिम बंगाल में इन्हीं सीटों पे। अभी आना है, फाइनल आंकड़ा आना है, रात तक का आंकड़ा रहा होगा। 80.10 था लास्ट टाइम 2019 में, जो कल की सीटें थी वहां की 7 सीटें पश्चिम बंगाल की। तो वो अपनी जगह है। दूसरी चीज ये है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे, और तमाम जो उनके भाषा में भी, उनमें भी कहीं जो विश्वास था वो 400 का या जो सत्ता पाने का, वो डगमगाता दिखता है उनके भाषणों में, उनकी भाषा में, उनके जो वक्ता में है, हर तरफ उनको दिख रहा है। वो बहुत विचलित से हैं वो भी हैं, और ऐसे ही अमित शाह भी दिखते हैं। तो ओवरऑल जो स्थिति या दृश्य है उसमें ये कहीं निकल निकल कर आ रहा है कि अब देखिए एक सेनापति जो होता है, जब सेना लेके मैदान में उतरा था तो वो आखिरी दम तक उसका कर्तव्य भी है, उसको धैर्य नहीं खोना होगा। सेनापति धैर्य खो दे, जब आप एक चीज लेके चले थे, अब देखिए उनके वक्तव्य में बदलाव आया है। 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारा वो लगाते थे। फिर वो धीरे धीरे उसकी वो एक फ्लो कम हुआ, उसकी वॉल्यूम कम हुआ। फिर हम जब देखते थे कि किसी जो सभा है, कोई रैली है, जब वो वहां से बात करते तो जो प्रतिध्वनि होती थी, हम पा रहे हैं कि प्रतिध्वनि वैसी नहीं आ रही। जब वो जनता में वो एक नारा लगवाते हैं तो वो उत्साह नीचे से नहीं नजर आ रहा है। हम मोदी जी को 2014 के पहले से कवर कर रहे हैं, जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, और हम देखते थे कि जो नीचे जनता बैठती थी उसमें जो अभूतपूर्व उत्साह होता था, एक उसका एक अलग से एक वो जो प्रतिध्वनि होती थी, जवाब दिया करती थी जनता। अब नहीं दे रही है। अब कितनी कितनी बार उनको बोलना पड़ता है। देखिए वो अंत अपना भाषण का क्या करते हैं कि मेरा एक काम करोगे, मेरा व्यक्तिगत काम करोगे, जनता की तरफ से वो नहीं आता है। वो यही कहते हैं मेरा सबको नमस्कार कहना, राम राम कहना, और सबको बताना कि मोदी जी आए थे। लेकिन वो जो उत्साह लौट के आता था मैदान से, नीचे से, वो उत्साह नहीं आ रहा है। फिर उनमें खुद में आत्मविश्वास की कमी है। उनके नेताओं को देखो तो जितने लोग हैं, आप प्रत्येक, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, अब 29 में से 29 लोग कहते हैं कि हम, आपका वोट मोदी जी को जा रहा है। लेकिन मोदी जी का वो जादू चलता इस बार नजर नहीं आ रहा है।
उनकी जो एक ब्रांड मोदी था, वो ब्रांड मोदी अब धीरे 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 उसमें कहीं डेंट भी लगा है कहीं। और फिर सबसे खास बात यह है निधि, मैंने बहुत लोगों से बात की है, हार्डकोर वोटर्स जो होते हैं मेरे घर परिवार में भी हैं, सब तरफ होते हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। तो वो ये कहने लगे कि मोदी जी को हो क्या गया है, जो उनको आंख मूंद कर वोट डाला करते थे, वो यूथ भी हैं, कई भांजे हैं, भांजी हैं, भतीजे हैं, और भी मिलने जुलने वाले दोस्त यार हैं, जो उनके बारे में एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे, वो ये कहने लगे कि हुआ क्या है मोदी जी को। तो ये द्योतक है कि उनका जो एक ब्रांड था, उनके प्रति जो सहानुभूति, उनका जो एक उनके प्रति जो एक उनका जो तिलस्म था, वो स्वयं तौर पे तो टूटा है। अब वही बार बार जो है कि जो गिमिक्स हैं या जो ब्लेम्स हैं उन पे आरोप विपक्ष लगाता है कि कैसे चुनाव जीतते हैं। देखिए, हमने जब 5 राज्यों के चुनाव भी हाल ही में 2023 में हुए, तो उसमें मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, और उसके अलावा तेलंगाना और एक प्रदेश और था, 5 प्रदेश थे। उस समय में 3 जो प्रदेश थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ साफ कई जगहों पर दिखता था कि मैदान में हम लोग जाते थे, संजय सर भी कवर करने मध्य प्रदेश आए थे, और जब निकल रहे थे हम लोग जाते थे, तो जनता का जो रुख और रवैया था, वो एक उसका आक्रोश, उसकी एक वो जो राज्यों की सरकार है उनके प्रति भी दिखता था, केंद्र की सरकार के जो वादे थे उसकी भी वो कहीं आलोचना करते थे, उससे कहते थे कि ये जो है ये नहीं करा, ये नहीं करा। लेकिन बाद में इतनी ऐसी मेजॉरिटी मिल गई कि मध्य प्रदेश में 163, तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि 163 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। राजस्थान में लग रहा था कि न कहने के छत्तीसगढ़ में जो काम वहां भूपेश बघेल ने किए थे, भाई फ्री बीस पे ही तो आज दुनिया चल रही है, पूरा का पूरा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, मुफ्त बांट बांट के बहुत बड़ा एक वोट बैंक तैयार किया, खड़ा किया। लेकिन देखिए वो भी अब कट रहा है। 5 किलो अनाज के नाम पर लोग बहुत, इस पूरे चुनाव में हमने आने जगह जगह देखा है कि 5 किलो अनाज देके खरीद थोड़ी लिया है हमको, और जो आएगा वो देगा। ये भी वोटर ये मान कर चल रहा है। देखिए उसने पाया है कि जब सत्ता बदलती है, जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सत्ता पाई, तो उन्होंने भी वो कई चीजें जो शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान में लागू थी, उसको जारी करना पड़ा, लागू करना पड़ा था। उन्होंने भी घोषणा की थी जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना स्कीम लॉन्च की थी, जो गेम चेंजर मानी गई, उसको लेकर उन्होंने भी कहा था कि अगर वो उन्होंने 1000 का कहा तो इन्हें 1500 देंगे, फिर जब उन्होंने 2000 का तो हम 3000 देंगे। मतलब स्पर्धा थी। ये सब चीजें अब वोटर को मालूम है कि किसी की सरकार हो, कोई सत्ता में आए, हमारे से कोई कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन इस बार परसेप्शन क्रिएट करने में इंडिया अलायंस और उनकी जो एकजुटता है, आप देखिए कि राहुल गांधी, आपका जो अखिलेश यादव, उधर तेजस्वी यादव, इधर अरविंद केजरीवाल, धुआं उठा हुआ है, आग सी लगी हुई है। जब वो पहुंचते हैं, हम उत्तर प्रदेश की रैलियां बार बार देख रहे हैं, हमने फूलपुर देखा था, उसका पुनरावृत्ति हो गई कि लोगों में ऐसा उत्साह है कि वो बैरिकेड सोड़े डाल रहे हैं, वो मिलने जुलने देखने को लालायित हैं, आतुर हैं। तो ये तो ठीक है। देखिए ये नेताओं के प्रति आकर्षण वोटों में कितना तब्दील होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये भीड़ पहले भी दिखी है, लेकिन वो वोटों में तब्दील। लेकिन इस बार जो कुछ 3 4 5 चीजें हुई हैं, वो ये हुआ है कि जो गारंटियां दी गई हैं इंडिया की ओर से, और जो खासकर कांग्रेस ने जो 5 बड़ी गारंटियां दी, वो लोगों में कहीं पहुंची हैं, लोगों में वो चर्चा का विषय है, लोग वो उसको कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश जो केंद्र की सत्ता का गलियारा है, वहीं से सत्ता मिल पाती है, अगर आप वहां मेजोरिटी पाइए, तो वहां हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में गरीब हैं। बिहार बहुत बड़े जबरदस्त गरीबी है, बेरोजगारी सब तरफ है, बेरोजगारी गरीबी, लेकिन यहाँ ज्यादा है राज्यों में। अगर हम तुलना करें उसमें, तो वो लोग कहीं, जो महिला वर्ग है उनको वो 1 लाख रुपए साल मिलने वाला वो कहीं उनको क्लिक कर रहा है, ऐसा दिखता है। युवा जैसे देखिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में बार बार हुआ पेपर लीक, कितना उठा है। बिहार में जो चीजें हुई हैं, तो वो चीजें कहीं नहीं लोगों को रासरी। फिर एक दूसरे को जो धोखाधड़ी हुई है कि नीतीश कुमार ने जैसे टूट के चले गए, जो वो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मोदी के पास या बीजेपी के पास फिर नहीं जाऊंगा, वो चले गए। तो कई सारी चीजें ये भी आक्रोश की वजह बनी है, और यही वजह है कि ये भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं। और तेजस्वी का वहां जो बिहार में एक उसका जो, जब उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो काम किया, रोजगार दिया और रोजगार को फोकस कर लिया, तो लोगों में आशा जगी है। जैसे राहुल गांधी ने क्या कहा है कि यदि केंद्र की सत्ता हमें मिलती तो हम 30 लाख नौकरियां तो एक स्ट्रोक में दे देंगे, वो खाली पड़ी है। तो ये आशा, ये उम्मीद, ये वोटों में तब्दील हो रही है, जैसी भीड़ आ रही है, तो बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा झटका, और ऐसे चुनाव नतीजे आएंगे जो अप्रत्याशित होंगे, अभूतपूर्व होंगे। शायद ऐसे नतीजे नहीं कल्पना कर पा रहा होगा कोई, यदि कहीं बेईमानी नहीं हुई है, ईवीएम का खेल नहीं हुआ है और कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है। तो जैसा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष के जो आरोप है,
अब देखिए ईवीएम पर कभी एक दौर था सिर्फ दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में उंगली उठाते हैं, गिने चुने कुछ लोग थे, लेकिन अब हर कोई उंगली उठाने लगा है। कि देखा है हमने कि जब चुनाव के नतीजे कैद हो गए ईवीएम में, वहां 90 और 95 और 98% वो मशीनें लोड मिली, उनका जो चार्जिंग बढ़ गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां बहुत सी रिपोर्ट्स हमने दिखाई कि जहां लाइट ही नहीं है वहां बढ़ गया, आग लग गई, कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जो समझ से परी थी। और आप देखिए अभी एक और हुआ है, ब्लेम होता था कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो बूथ कैप्चरिंग होती है, कब्जे होते हैं, उससे फुल प्रूफ है ये पूरा सिस्टम। अब देखिए अब ये निकल कर आया कि 8 वोट डाल रहा है एक बच्चा, क्या है ये भी तो बूथ कैप्चरिंग। ये शिकायत हर जगह से आई है लगभग, जो मतों का प्रतिशत का गिरना है हर तरफ ये निकल निकल कर आया है कि जहां ऐसा लगा है कि हमारे वोटर नहीं है, हमारे यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसके अलायंस जो है उनके वोटर नहीं है, तो वहां स्लो वोटिंग हुई है। ये शिकायतें हैं, जनता ने भी शिकायतें की हैं, विपक्षी दलों ने शिकायत की हैं। क्यों नहीं फॉर्म 17 दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्यों वो कह रहा है कि मतलब ये दस्तावेज हम नहीं दे सकते। और अभी तो ये भी निकला है कि एक प्रत्याशी जो जिन्होंने वो जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, प्राचा जी जो हैं बहुत लड़ाई कर रहे हैं वो लगातार, हमसे हम कई बार बातें की हैं, उन्हें कहना पड़ा है कि उनको नहीं मिल पाया फॉर्म 17C, ठीक है आप जनता को नहीं दे रहे। क्या है ये, क्यों है ये? अगर आप फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए जब आप जिम्मेदार हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये सब चीजें नहीं समझ में लोगों को आ पानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है। तो बार बार वही एक चीज एस्टेब्लिश होती कि कहीं ये सब कोई कूट रचित काम, कोई गड़बड़ियां तो नहीं हो रही हैं। और देखिए निधि, मैं बहुत साफ कहूंगा, जो विपक्ष है या जो ब्लेम है जनता की कहीं आशंका है, हम उससे कहीं इतर नहीं हो सकते। कि हम जो जमीनी हालात देखते हैं, जमीन पे कुछ है, और यदि वो नतीजों में कुछ तब्दील ऐसा हो जाए जो अप्रत्याशित हो, तो निश्चित तौर पर यह एस्टेब्लिश देश में हो जाएगा कि चुनाव फ्री फेयर नहीं हो, और फिर नतीजा फिर 400 पार क्या 450 तक पहुंच जाएगा। निधि, बिल्कुल सर, हमने बात कर ली 5वें चरण तक। अब छठे चरण की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली की जो सीटें हैं सारी वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और दिल्ली को लेकर तो सियासी पारा काफी हाई है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि वो जीतेंगे चुनाव, और भाजपा कह रही है कि हम हमेशा की तरह जो है वो कब्जा जमाए रहेंगे। तो इसी को लेकर अमित शाह ने भी काफी जो है गलत बयानबाजी कर दी कि जो केजरीवाल को वोट देगा वो पाकिस्तानी हो गया, जो आपके सपोर्टर्स होंगे वो पाकिस्तानी हो गए। इसी को लेकर आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा है, मैं एक बार वीडियो सुनाना चाहूंगी। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे, और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर दे के सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स दे के सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। बातें करना चाहता हूँ, एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे
साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। सर, आपने देखा जब से अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद बाहर आए हैं, वो कभी अमित शाह तो कभी सीएम योगी को ऐसे छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इन दावों में इनमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती, चाहे वो अमित शाह को लेकर जो दावे कर रहे हैं, चाहे वो सीएम योगी को लेकर दावे कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, पहले तो निधि मैं इस पे कहूंगा, जो आपने दो जो बचे हुए चरण हैं, ये दोनों चरण बहुत बहुत कठिन और बहुत ही ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी, उसके जो पार्टनर्स हैं, उनको पसीना आने वाला है। देखिए, दिल्ली की जो 7 सीटें आप बात करती हैं, वो आपने उसके साथ में जो कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई, शराब कांड को लेकर जैसे उन्हें जेल में 50, 52, 54 दिन रखा गया, उनके नेताओं को रखा गया, फिर जो ये नया जो प्रकरण हुआ, वो जो ताजा प्रकरण है जिसमें उनकी राज्यसभा की सदस्य को लेकर, सांसद को लेकर जो मामला उछला हुआ है, ये सारे कहीं ना कहीं और सिंपैथी बढ़ाने वाले रहे हैं, बहुत सिंपैथी बढ़ाई है और जो ऊर्जा एक नई प्रदान की। और देखिए, केजरीवाल प्लेयर हैं, केजरीवाल बहुत क्लेवरली खेलते हैं चीजों को, और वो बहुत पढ़े लिखे संजीदा इंसान है, भले ही कुछ भी आरोप लगाई। और देखिए, उन्होंने दिल्ली में जगह तो दिल में बनाई थी, दिल्ली में लगातार जैसी 67 सीटें जीती थी उन्होंने, फिर ये भी आज की जो 63 सीटें जो गिना रहे हैं, 63 सीटें जीती। म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी को धूल चटा दी, बाहर कर दिया, स्थानीय निकायों में बाहर किया। फिर वो यदि गुजरात में 14% वोट लेके आ रहे हैं, जो गढ़ है मोदी का, शाह का, कल्पना करिए ना कि क्या उनके प्रति सहानुभूति या उनका अपना जो स्वीकारोक्ति तो है। बीजेपी भी तो ऐसी बड़ी थी, 2 थी, 2 से 90, 89 हुई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी, आज 303 है 2019 में। और ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसे हालात हैं जब आप ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अब ये हास्यास्पद है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान को यदि कोई सूट करता है सबसे ज्यादा, तो वो बीजेपी सूट करती है, आरएसएस सूट करती है। यदि ये मैदान से हट गए तो पाकिस्तान में वहां के नेताओं की राजनीति चलेगी कैसे, वो कैसे राजनीति चला पाएंगे। कांग्रेस तो आप दोस्त कह रहे हो, कांग्रेस दोस्त से पटाखे फोड़ेंगे, वहां मिठाइयां बटेंगी, ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी या योगी। और फिर आप वो याद करिए ना, वो जो असम के मुख्यमंत्री ने क्या बयानबाजी की थी, क्या उनके बयान थे। ये चीजें जनता को पसंद नहीं है। देखिए, हर पूरा देश शांति चाहता है, वो चाहता है एक सुकून के साथ में। देखिए, वैसे ही रोजगार का भारी संकट है, महंगाई चरम पर है। अब ऐसे में क्या हम आपस में लड़ें, हिंदू मुस्लिम, और बार बार निकल कर आता है। और फिर देखिए, केजरीवाल की जो आपने बात की कि वो जो कर रहे हैं कि पहले कहते हैं कि वो अमित शाह को उन्होंने उत्तराधिकारी चुन लिया है, वो योगी को बाहर करने वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। देखिए, ये इसमें छुपा क्या है। मध्य प्रदेश यदि खड़ा हुआ था, बड़ा हुआ था, बना था, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का था। तमाम विपरीत हालातों में जो 163 सीटें आई उसमें उनका अपना रोल था। और अभी भी देखिए ना, उपयोग तो आप कर ही रहे, उनको आपने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंका। काम कौन कर रहा है? अभी शिवराज सिंह चौहान कई राज्यों को नाप रहे हैं। आप वसुंधरा राजे सिंधिया खामोश बैठी हैं, आप उनको, आपकी हेकड़ी है, आप अकड़ में हो कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए ना कि राजस्थान में जो रिपोर्ट्स निकल के क्या आ रही हैं कि आपकी कितनी सीटों पे हालत खराब है, जहां आपने पूरी की पूरी सीटें 2019 में जीती थी। अगर योगी आदित्यनाथ ने वहां टेका हटा लिया और वहां जिस तरीके का लोगों में आक्रोश है, योगी बहुत लोग पसंद करते हैं, कहीं अमित शाह से ज्यादा उनकी स्वीकारोक्ति है, उनको चाहने वाले हैं, क्योंकि वो जो भाषा बोलते हैं, जो जो उस वर्ग को पसंद है, हिंदू और मुस्लिम जो करते हैं। बुलडोजर वाली जो छवि, बुलडोजर की छवि हालांकि उनकी बात की है। पहले तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर एक बुलडोजर मंत्री होते थे, जिन्होंने इसको स्थापित किया था कि बुलडोजर भी कोई चीज होती है। उसको उन्होंने कह लीजिए कि हाईजेक कर लिया है चलाकर बुलडोजर, वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, जो अरविंद केजरीवाल है, बहुत चतुर नेता है। और अभी देखिए, जो ये चरण है आने वाले, 6ठा और 7वां चरण, क्या होने वाला है। पंजाब में 13 सीटें हैं, 7 सीटें दिल्ली में है,
हरियाणा में है, हर तरफ से रिपोर्ट्स विपरीत है, वहां आपकी दाल गल नहीं रही, आपको घुसना नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं पंजाब? प्रधानमंत्री जी जब उनको इतना चाहती है जनता देश की, वो गाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं जा पा रहे हैं, वो हैं उन स्टेट्स में कहीं ना कहीं जो है, आप इसलिए तो धीरे धीरे नीचे चले आ रहे हैं कि आपके जो अंदाज है उस अंदाज को लोग पसंद नहीं करें। आप लोग चाहते हैं कि आप फेयर खेलिए। देखिए, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, आप में मादा है मैच जीतने जितने का, जो आपने अगर क्रिकेटी भाषा में बात की कि अंतिम गेंद गेंद तक मैच जाना है, तो हमने देखा है कि आखिरी गेंद पर छक्का मारकर बहुत सारे मैच जीते जाते हैं, होता है। लेकिन अभी आप उस स्थिति में नहीं हो, ना आपका बल्ला चल रहा है, ना आपकी बॉल चल रही है, आप बार बार मिसफील्डिंग भी कर रहे हैं, आप हिट विकेट भी हो रहे हैं, आप कैचेस भी छोड़ रहे हैं। तो सबका सब जो वो है स्थिति है मैदान में, वो सब कुछ आपके प्रतिकूल है, अनुकूल कुछ भी नहीं दिख रहा है। और बस इसीलिए आप कहीं जो आपका पेशेंस है, धैर्य है, वो खोते चले रहे हैं। और धैर्य जब आदमी खोता है, गलती फिर उसके बाद और ज्यादा होती चली जाती है, और वही कुछ इन लोगों के साथ होता नजर आ रहा है। निधि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, और बहुत ही सही विश्लेषण आपने पिछले 5 चरणों को लेकर और आने वाले 2 चरणों को लेकर किया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा हमने की, जिस तरह से 5 चरण के मतदान हुए, उनमें किस तरह की स्थिति देखने को मिली, बीजेपी को लेकर या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर क्या माहौल है, लोगों में किस तरह की चर्चा है और किस ओर वोट पड़े हैं और क्या कुछ है, और 4 जून को क्या कुछ होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।